हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट है। ठीक है, तो जो भी आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा चैनल है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर और इसको आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए ताकि इसमें मैं 12th बायो, 10th जनरल साइंस और आरपीएससी के काफ़ी सारे टॉपिक्स लेके आता हूँ और पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो हम आज की जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है और इसको हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी सेंट्रल डोग्मा के बारे में देखते हैं। ओके, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, ये क्या होता है कि देखो, जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर वो पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। तो डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्ट होना इज ए ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और इसके बाद में ये एमआरएनए क्या करेगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में आएगा और वहां पर आरआरएनए के साथ और टीआरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाएगा, इज ए ट्रांसलेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ओके, अब जैसे हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, ये एक यूनिडायरेक्शनल होता है, मोस्टली यूनिडायरेक्शनल होता है, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। और इसको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है ना, तो हम आज इसी सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के पहले पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास इसी दो टॉपिक को लेकर होगी। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो हम लोगों को पता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्जन। ओके, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। बट इसमें एक चीज और होती है, वो ये होती है कि एमआरएनए वापस या आरएनए वापस डीएनए में कन्वर्ट होता है। ये उल्टा प्रोसेस हो गया, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हम पहले इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद में हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताता है डीएनए इज सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए। डीएनए आरएनए से बन रहा है और ये प्रोसेस मोस्टली रेट्रोवायरसेस में होता है। किन में होता है, रेट्रोवायरसेस में होता है। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था टेमिन और बाल्टीमोर ने। किसने दिया था, टेमिन और बाल्टीमोर ने, इसलिए इसको हम टेमिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना, और जनरली ये जो वायरस होता है इसे राउस सर्कोमा वायरस होगा, जिसके अंदर टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। ओके, अब हम बात करते हैं इसी टेमिनिज्म के बारे में। टेमिन और बाल्टीमोर ने जब इसको एक्सप्लेन किया, इसका कॉन्सेप्ट दिया, तो इसको हमने टेमिनिज्म नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, टेमिनिज्म और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो क्वेश्चन अगर नीट में आता है तो वो टेमिनिज्म भी आ सकता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी आता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके,
अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, ये एक एंजाइम्स के थ्रू कैटेलाइज होता है। और वो एंजाइम कौन सा होता है? वो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। ये दो ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें से ये टेमिनिज्म या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस के लिए टेमिन और बाल्टीमोर को नोबेल प्राइज दिया गया था, जिसमें उन्होंने आरएनए से वापस डीएनए का बनना बताया था। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम कंसीडर करेंगे, ओके। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रेट्रोवायरस में जो होता है, ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैं एक डायग्राम लेके आया हूँ, ये आप डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम के अंदर मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको मेनली हाईलाइट करना है। जैसे आप ये देखो, दिस इज ए वायरस, ओके, ये एक वायरस है और ये क्या कर रहा है कि एक बैक्टीरिया के ऊपर आ रहा है, तो इसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस भी बोल सकते हैं, इज ए रेट्रोवायरस। इस वायरस ने क्या करा कि अपने अंदर का जो मटेरियल है, ये इसके अंदर का जो मटेरियल है, क्योंकि जो रेट्रोवायरस होता है ना, उसका मटेरियल होता है आरएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। तो ये अपने आरएनए को क्या करेगा, इस वायरस बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा। अब ये वाला जो आरएनए है, ये देखो, ये आरएनए आगे जाकर क्या करेगा कि इट कन्वर्ट, ठीक है, इनटू द डीएनए। ये आरएनए आगे जाएगा, आगे जाने के बाद में ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा और न्यूक्लियस में जाकर ये क्या करेगा कि इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जब ये जुड़ जाता है ना, तो ये इस डीएनए को अपने हिसाब से चलाने लग जाता है। अब जब ये क्या होगा, पहले आरएनए इधर आया, आरएनए से डीएनए बना और ये डीएनए इसके डीएनए के साथ जुड़ गया, तो आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब ये डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा। ये एमआरएनए जो है, ये आगे जाकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, तो इस एमआरएनए के एक पार्ट ने तो प्रोटीन बना दिया, ठीक है। प्रोटीन क्या करेगा कि वायरसेस के आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा। दूसरा आरएनए इस रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल बना देगा, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल कवर्ड हो जाएगा किससे, प्रोटीन से, और ये नए वायरसेस बन जाएंगे। और ये नए वायरसेस आगे जाकर मैच्योर होकर वापस अपनी साइकिल को रोटेट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, आरएनए से डीएनए बना, फिर डीएनए ने वापस प्रोटीन और आरएनए बना दिया, ठीक है। तो डीएनए से प्रोटीन और आरएनए का बनना तो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, बट आरएनए से डीएनए का जो बनना होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये रेट्रोवायरसेस में होता है। किस में होता है, रेट्रोवायरसेस में होता है, ठीक है। और इसके बाद में हम आते हैं मेनली ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में, जिसके अंदर हमने यही देखा था कि एमआरएनए बनता है डीएनए से। मतलब डीएनए जो होगा इज कन्वर्ट इनटू द एमआरएनए। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्जन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, इस ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, होते हैं या नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं,
उसमें एक स्ट्रैंड होता है दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट ऑफ डीएनए। ये टेम्पलेट ऑफ डीएनए जो होगा ये सेंस स्ट्रैंड होगा या मास्टर स्ट्रैंड होगा, और ये स्ट्रैंड क्या करेगा, नया एमआरएनए बनाएगा। जैसे आपको पता है कि ये हमारे पास में एक डीएनए हो गया। डीएनए के अंदर आपको पता है कि 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप सीक्वेंस देख लीजिए, ए टी, ठीक है ना, सी जी, ठीक है, अगेन जी बना देते हैं, ठीक है। दूसरा इसका सीक्वेंस यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, ए का अपोजिट टी, टी का अपोजिट ए, सी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट सी, और यहाँ पे सी। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना। बट क्या होता है कि जब क्या होता है कि इसका एक नया स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। जैसे इन दोनों स्ट्रैंड के साथ में एक नया स्ट्रैंड बन गया, जैसे ए के साथ यहाँ बन गया, टी तो नहीं बनेगा क्योंकि वो एमआरएनए बन रहा है, यू बनेगा, ठीक है। और टी के सामने यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, सी के सामने यहाँ पे जी बन जाएगा, जी के सामने यहाँ सी बन जाएगा, और जी के सामने सी बन जाएगा। ये जो बना है ये एमआरएनए बना है, ठीक है ना। अब ये जो एमआरएनए बनता है वो इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट होता है। बस फर्क ये होता है कि ए के सामने टी नहीं आकर यू आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होगा, और ये सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो ये स्ट्रैंड जो बनता है एमआरएनए का, इसका प्रोसीजर ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ये बनता कैसे, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। ये देखिए, जब हम एनसीईआरटी की स्टडी करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ये आते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपको एक डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है, दिख रहा है। इसका एक 3 प्राइम है और इसका दूसरा 5 है, 5 है, इसका दूसरा 3 है, ठीक है ना। तो इनके दोनों प्राइम्स इसके अंदर हैं। अब होता क्या है कि जब इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उस समय क्या होगा, ये देखो आप यहाँ पे, ये डीएनए के बीच में से एक जगह अनकॉइल्ड हो जाएगी या अनवाइंड हो जाएगी। ये अनवाइंडिंग जो होता है, ठीक है ना, ये जो अनवाइंडिंग होता है, ये अनवाइंडिंग जहां से होगा उसको हम इनिशिएशन या ओरी कहेंगे। क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और जहां से ये अनवाइंडिंग होगा वहां पे आरएनए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम होता है जो आरएनए बनाता है, ठीक है ना, और एक सिग्मा फैक्टर, ये 2 चीजें हैं। जैसे ये देखो, ये इसके अंदर सिग्मा फैक्टर दिख रहा है और बाहर एक बड़ा सा ओवल शेप दिख रहा है जो आरएनए पॉलीमरेज है। तो आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर मिलकर उस इनिशिएशन पॉइंट या उस ओराई पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, वहां जुड़ गए। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये डीएनए अनकॉइल्ड होगा, अनवाइंड होगा, वैसे वैसे ये अपना स्ट्रैंड बनाते रहेंगे, नया एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाते रहेंगे, और ये एमआरएनए का स्ट्रैंड आगे बढ़ता रहेगा और इसका एलोंगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलोंगेशन हो जाएगा। ये आप यह देख पा रहे हैं, ये एमआरएनए बन रहा है, ओके। और ये तब तक एलोंगेट होता रहेगा जब तक कि इसका टर्मिनेटर एंड ना आ जाए। टर्मिनेटर एंड जैसे ही आएगा, ध्यान देना, टर्मिनेटर एंड जैसे ही आएगा उससे पहले सिग्मा फैक्टर यहाँ से हट जाएगा और उसके अंदर एक रो फैक्टर ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, रो फैक्टर ऐड हो जाएगा। रो फैक्टर ऐड होते ही आरएनए पॉलीमरेज वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और एमआरएनए अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद में सिग्मा फैक्टर हट जाता है
और रो फैक्टर जहाँ पे अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज पर, वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है, और उतना बड़ा एक आपको एमआरएनए मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एमआरएनए जो बना है, इसमें आप देखो हमने यहाँ लिखा है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में बना है। क्यों? उसका एक रीजन है। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होगा वो सिंगल सेल होगा, प्रोकैरियोट होगा जो सिंगल सेल होगा, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ये डीएनए है, ठीक है, इससे जो पर्टिकुलर एमआरएनए बनेगा, ठीक है ना, जैसे ही एमआरएनए बनेगा वो वैसे वैसे प्रोटीन बनाने लग जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो है ही नहीं, ठीक है। बट जब हम प्रोकैरियोट से एडवांस सेल की बात करते हैं, यूकैरियोट की बात करते हैं, तो वहां पे डीएनए न्यूक्लियस में कवर्ड होता है। कहाँ कवर्ड होता है? न्यूक्लियस में कवर्ड होता है। वहां से एमआरएनए बनता है तो वो एमआरएनए बनना जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया जो है ये नॉर्मल प्रोसेस है, और इसके अलावा यूकैरियोट में भी होगा तो प्रोसेस यही होगा, बट उसमें कुछ रिफाइनिंग होगी। क्या होगी? कुछ रिफाइनिंग होगी, जिसको हम एडिशनल स्टडी करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? इसमें मैं एक बार रिपीट दे देता हूं ये देखो डीएनए है, डीएनए का इनिशिएशन होगा सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज के कॉम्बिनेशन से, उसको हम ओरिजिन कहेंगे। जहां पे ये जुड़ेगा वहां से एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे एमआरएनए बनना स्टार्ट हो गया, ये सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, और ये आरएनए पॉलीमरेज इसको एलोंगेट करेगा, लंबा करेगा, और जैसे ही लास्ट एंड आएगा, ठीक है ना, जो टर्मिनेटर एंड आएगा, वहां पे रो फैक्टर, ये देखो आप, ये रो फैक्टर उसमें ऐड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज में, और वो आरएनए पॉलीमरेज को वहां से हटा देगा। तो क्या होगा? जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज हटेगा, ये चेन जो एमआरएनए की चेन है वहीं पे बनना रुक जाएगी, तो वो टर्मिनेशन एंड हो जाएगा। ओके, चलिए, ये तो हो गया प्रोकैरियोट में। अब हम यूकैरियोट में देखते हैं कि भाई उसमें बनता तो ऐसे ही है, बट उसमें कुछ रिफाइनिंग होती है। तो रिफाइनिंग क्या है आप ये देखिएगा, ये देखो यूकैरियोट्स, ये जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो यूकैरियोट्स होते हैं ये जनरली ऐसे पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, इनमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। इनडेफिनेट न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए होगा, ठीक है, ये डीएनए क्या करेगा? पहले तो वही बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ये आरएनए जो यहां बनता है ना, ये नॉर्मल इमेच्योर आरएनए होता है, जिसको हम एचएनआरएनए कहते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए का मतलब क्या? बनता तो उसमें भी एचएनआरएनए ही है, पर यहाँ पर जो एचएनआरएनए है, उस एचएनआरएनए का मतलब ये कि इस फॉर्म में ये प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा कि ये जो आरएनए बना है इनका, ये देखो आप, उसमें बना है वैसा वैसा इसमें आरएनए बना है, पर यहाँ पे तीन चीजें होंगी। पहली चीज होगी आरएनए स्प्लिसिंग। आरएनए स्प्लिसिंग क्या होती है कि ये देखो आप, इसमें येलो और रेड, येलो और रेड, येलो और रेड, येलो और रेड, ये अलग अलग इसके अंदर आपको कलर्स दिख रहे हैं। इसमें जो येलो कलर है वो एक्सॉन है, मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है प्रॉपर, और जो इंट्रॉन है वो इंटरमीडिएट पार्ट है, ठीक है, ये ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता।
तो इस एक्सॉन और इंट्रॉन के कॉम्बिनेशन में से इंट्रॉन को हटाना स्प्लिसिंग होता है। इनको कैसे हटाएगा ये, कि ये देखो, ये जहाँ पे भी इंट्रॉन है, ठीक है ना, जहाँ पे भी इंट्रॉन है, जैसे कि सपोज ये यहाँ पर इंट्रॉन है, तो इंट्रॉन जहाँ पे होगा वो ऐसे कर लेगा उस पार्ट को, ठीक है ना, ये, और ऐसे करके ये इनको धीरे धीरे रिमूव कर देगा, ठीक है ना, धीरे से ऐसे होगा, फिर ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये एक तरह से बिल्कुल अलग हो गया और ये ऐसे हो जाएगा और फिर यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम आरएनए स्प्लिसिंग कहते हैं, ठीक है। अब इनका रिमूव होना, वापस जुड़ना, इनको करने का काम एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस करते हैं, ठीक है, क्लियर। पहला तो स्प्लिसिंग वाला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट होता है कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग, यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनता है, एक तो उसमें स्प्लिसिंग स्टार्ट हो जाएगा और एक इसके यहाँ आगे एक कैपिंग होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? कैपिंग होने लग जाएगी। कैपिंग जो होती है वो मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उससे होती है। और दूसरा, इनके पीछे यहाँ पर टेलिंग होने लग जाएगी। टेलिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एडिनाइल अटैच हो जाएंगे, बहुत सारे एडिनाइल, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ए अटैच हो जाएंगे, तो इसको हम पॉली एडिलाइनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी टेल बन गई और ये इसकी कैप बन गई, क्लियर। तो कैपिंग और टेलिंग ये दो और प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि ये रिफाइन हो जाता है। अब इनके वर्क क्या होता है कि एक तो ये क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे टाइप का प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए ये तीनों का होना नेसेसरी है। दूसरा, कैपिंग और टेलिंग क्या करते हैं कि इस इमेच्योर आरएनए को मैच्योर आरएनए मतलब एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज ये जो एचएनआरएनए होगा, इस ये एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के कारण ये खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि दिस कैपिंग एंड टेलिंग इज ऑल्सो हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग। ये क्या करेगी, इस एमआरएनए को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस से बाहर आने में हेल्प करेगी। इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग, मतलब ये न्यूक्लियस से बाहर आने में, ठीक है ना, ये कैप और टेल हेल्प करेगी। ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे और ये न्यूक्लियस से बाहर जब आएंगे साइटोप्लाज्मा में, तो वहां आकर ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हो गया, आरएनए स्प्लिसिंग में क्या हो गया, इंट्रॉन का रिमूव होना, कैपिंग का मतलब मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का ऐड होना, और बहुत सारे एडिनाइन को अटैच होना, जिसको हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये टेल कैप हो गई, स्प्लिसिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास जो ये बचा, ये हमारे पास एक प्रॉपर मैच्योर आरएनए होगा, जिसको हम एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहेंगे। ये मैसेंजर आरएनए करता क्या है, ये क्या करता है कि न्यूक्लियस में से मैसेज को लेकर आता है। किस चीज का मैसेज? प्रोटीन सिंथेसिस का। और ये एमआरएनए टोटल आरएनए का कितना परसेंट होता है? 5% होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो क्लियर हो गया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब हम लोग ये देखते हैं इसकी थियरी के बारे में। ये देखो थियरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अब इस चीज को हम देखेंगे। द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज सिस्ट्रॉन। मतलब डीएनए का जो सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन में यूज आएगा उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन इज ए बेसिक जीन, सिस्ट्रॉन इज ए बेसिक जीन, ठीक है ना। और जीन क्या होते हैं? पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है।
विच हैव ए प्रमोटर रीजन, उनमें एक प्रमोटर रीजन होगा जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होगा, ओरिजिन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको मैंने बताया था आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर यहाँ से अटैच होंगे और यहाँ से एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा। दूसरा होगा टर्मिनेटर रीजन, जहां पे ये एमआरएनए बनना बंद होगा, ठीक है, जिसको हम एंड रीजन बोलेंगे। वहां पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर होगा, वहां पे सिग्मा, यहाँ पे रो। आरएनए पॉलीमरेज दोनों जगह पर सेम है, तो आरएनए पॉलीमरेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं इनके साथ में कुछ और पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा फैक्टर। इसमें ये जो चार है ना, अल्फा, बीटा डैश, ओमेगा वाले, ये चार जो होते हैं ये तो एलोंगेशन में हेल्प करते हैं, कोर एंजाइम होते हैं, एलोंगेशन में काम करते हैं। पर जो सिग्मा फैक्टर होता है ये इनिशिएशन का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? इनिशिएशन का वर्क करता है, स्टार्ट करने का वर्क करता है। अब ये देखो कि ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इनिशिएशन का काम करेगा, क्योंकि ये उस रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा जहां से एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और जो अदर जो रिमेनिंग कोर एंजाइम्स हैं दे पार्ट इन द चेन एलोंगेशन, चेन एलोंगेशन में वो चारों दूसरे हैं वो पार्ट करेंगे। अब क्या होगा कि आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, और डीएनए अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में चला जाएगा, उस समय क्या होगा कि यूकैरियोट्स, जो भी मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो आरएनए बनेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो एचएनआरएनए ही एमआरएनए होगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, पर यूकैरियोट में एचएनआरएनए जो होगा, जिसको हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, उसमें दो पार्ट होंगे, एक तो होगा एक्सॉन और एक होगा इंट्रॉन। एक्सॉन वो होगा जिसमें कोडेड रीजन होंगे और इंट्रॉन वो होगा जिसमें नॉन कोडेड रीजन होगा, मतलब इनको हम इंटरवल बोल सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। द रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, बताया था, ठीक है। और जब हम इसको रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा कि दिस एचआरएनए कन्वर्ट इनटू द एमआरएनए एंड इट इज इजीली डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्मा, वो इजीली उसमें चला जाएगा। इसके साथ इसमें कैपिंग और टेलिंग भी मैंने आपको बताई थी, जो भी इसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्प्लिसिंग होती है, जो स्प्लिट जीन बनता है जिसमें इंट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है ना, ये क्या होता है कि ये लेटर एमआरएनए बना देता है। मतलब एचएनआरएनए में से इंट्रॉन का रिमूव होना एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, एक तो इनिशिएशन, इनिशिएशन में इसको थोड़ा सा क्या ना इसको रब कर देता हूँ। एक तो मैंने इनिशिएशन बताया था, इनिशिएशन जनरली आपको पता है कि इनिशिएशन कहाँ से होता है, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनिशिएशन वर्क करते हैं, क्योंकि ये उस रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। और यहीं पर कैप रीजन बनता है जिसमें 7 मिथाइल ग्वानोसिन रेजिड्यू अटैच होते हैं, मतलब 7 मिथाइल ग्वानोसिन अटैच होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और ये कैप बनाते हैं, कैपिंग रीजन हो जाता है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जब एलोंगेशन होगा तो इसमें 4 कोर एंजाइम्स जो होंगे वो इसमें हेल्प करेंगे, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, ठीक है। और ये एक लंबा सा एचएनआरएनए बना देगा और एचएनआरएनए तब तक बनता रहेगा, ठीक है, जब तक कि टर्मिनेशन वाला पार्ट ना आ जाए।
टर्मिनेशन के अंदर रो फैक्टर जो होगा जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है ना, रो फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। मैंने आपको डायग्राम में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा मैंने बताया कि जब टर्मिनेशन होगा, ठीक है, उस टर्मिनेटेड पार्ट पर टेल बन जाएगी, और टेल किसकी बनेगी? पॉली एडेनाइन की बनेगी, ठीक है। और ये टेल जो बनती है ये बनती है यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में ना तो टेल बनेगी, ना कैपिंग होगी, ना स्प्लिसिंग होगी। टेलिंग, कैपिंग और स्प्लिसिंग केवल यूकैरियोट में होगी, याद रखना। ओके, क्लियर है? अगला पॉइंट इसमें जो हम देख रहे हैं ये वाला, कि यहां पर कोई भी कैपिंग भी नहीं होगी, टेलिंग भी नहीं होगी और स्प्लिसिंग भी नहीं होगी। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स में। इसमें केवल सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज इसका प्रमोटर रीजन को चूज करेंगे और आरएनए बना देंगे, एचएन आरएनए बना देंगे, और वही एमआरएनए की तरह वर्क करेगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसका टर्मिनेटर एंड पर कौन सा फैक्टर होगा? रो फैक्टर होगा, जो इसको टर्मिनेट करेगा। ये हमने पहले इसी डायग्राम को देखा हुआ है। रिकैप के लिए मैंने वापस ये डायग्राम यहाँ बना दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, लास्ट वन इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में पार्ट तो वही होते हैं, मतलब इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। पर जो आरएनए बनता है वो आरएनए भी वैसा ही बनता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीजें हमें करनी एक्स्ट्रा पड़ती है, इसको रिफाइन करना पड़ता है। मतलब इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, तो इसमें से इंट्रॉन को हटाना होता है, जिसको हम आरएनए स्प्लिसिंग कहते हैं। इसके अलावा इसके आगे यहाँ पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, ये यहाँ आगे कैप बनाता है। इसके अंदर बहुत सारे एडिनिन मिलकर पॉली एडिनाइलेशन करते हैं और टेल बना देते हैं। और ये टेल और कैप और स्प्लिसिंग इसलिए जरूरी है कि ये एमआरएनए, ये एमआरएनए एचएन, ये यहाँ पे जो ये आरएनए था ये कौन सा था? एचएन आरएनए, ठीक है। ये एचएन आरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, ताकि ये इजीली न्यूक्लियस से बाहर निकल सके, ठीक है, डीजनरेट ना हो, ठीक है, और प्योरीफाई प्रोटीन बना सके, ठीक है ना। तो ये इनके मेनली डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? बिल्कुल आप इसे देखिएगा, इसको रीड करिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतनी करेंगे। और दूसरा मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बोलिए कि वो मेरी इन क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है। और मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।